नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। गुरुकुल परंपरा क्या थी, उसका शिक्षा में क्या महत्व था और पहले के सनातन धर्म में शिक्षा गुरुकुल में क्यों दी जाती थी, यह सारे सवालों के जवाब आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे। कहा जाता है कि मानव की अनेक समस्याओं में शिक्षा भी एक बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य बनाती है, नहीं तो वह निरा पशु रह जाता है। मानव की इस समस्या के समाधान में वैदिक शिक्षा शास्त्रियों ने बालक को शिक्षा का केंद्र माना है। शिक्षा की वैदिक विचारधारा में बालक को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि उसी के जन्म सुधार के लिए 16 संस्कारों की कल्पना की गई है। वैदिक ऋषियों का कहना है कि बालक पर निम्न 3 प्रकार के संस्कार प्रभाव डालते हैं, जिन पर नियंत्रण रखना शिक्षा का काम है। उसके अपने पिछले जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार, पर्यावरण द्वारा पड़ने वाले इस जन्म के संस्कार। बालक की शिक्षा क्या है? मानव संस्कारों का ही एक खेल है। शिक्षा का प्रश्न संस्कारों का ही प्रश्न है। देश का विकास और उन्नति तभी हो सकता है जब शिक्षा व्यवस्था सही हो। जीवन में सफल होने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। जीवन की कठिन चुनौतियों को इसके जरिए कम किया जा सकता है। शिक्षा अवधि में प्राप्त ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में के बारे में आश्वस्त करता है। प्राचीन काल में हमारे देश में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे भारत में गुरुकुल परंपरा सबसे पुरानी व्यवस्था है। गुरुकुलम वैदिक युग में ही अस्तित्व में है। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति से ही शिक्षा दी जाती थी। भारत को विश्व गुरु इस पद्धति के कारण ही तो कहा जाता था। अब इस परंपरा का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। आइए जानते हैं कि गुरुकुल परंपरा क्या है, किस प्रकार से पहले शिक्षा दी जाती थी और आज के युग की आधुनिक शिक्षा गुरुकुल पद्धति से कैसे भिन्न है। गुरुकुल का अर्थ है वह स्थान या क्षेत्र जहां गुरु का कुल यानी परिवार निवास करता है। प्राचीन काल में शिक्षक को ही गुरु या आचार्य मानते थे और यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को उनका परिवार माना जाता था। आचार्य गुरुकुल में शिक्षा देते थे। गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए 8 साल का होना अनिवार्य था और 25 वर्ष की आयु तक लोग यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गुरुकुल में छात्र इकट्ठे होते हैं और अपने गुरु से वेद सीखते हैं। सामाजिक मानकों के बावजूद हर छात्र के साथ समान व्यवहार किया जाता था, यानी यहाँ पर हर वर्ण के छात्र रहते थे, चाहे वे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो। हर प्रकार के छात्र रहते थे और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। जितना पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को था, उतना ही शूद्र को भी था। गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य ज्ञान विकसित करना और शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना होता था। यहाँ पर धर्मशास्त्र की पढ़ाई से लेकर अस्त्र की शिक्षा भी सिखाई जाती थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि योग साधना और यज्ञ के लिए गुरुकुल को एक अभिन्न अंग माना जाता है। यहाँ पर हर विद्यार्थी हर प्रकार के कार्य को सीखता था और शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही अपना काम रुचि और गुण के आधार पर चुनता था। उपनिषदों में लिखा है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता पिता, गुरु और अतिथि संसार में ये 4 प्रत्यक्ष देव हैं। इनकी सेवा करनी चाहिए। इसमें भी माता का स्थान पहला, पिता का दूसरा, गुरु का तीसरा और अतिथि का चौथा। गुरुकुल में सबको समान सुविधाएं दी जाती थी। मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है कि हर कोई अपने बालक और बालिका को गुरुकुल में भेजे, किसी को शिक्षा से वंचित न रखें तथा
उन्हें घर में न रखें। स्त्री और पुरुषों की समान शिक्षा को लेकर गुरुकुल काफी सक्रिय थे। उदाहरण उत्तर रामचरित में वाल्मीकि के आश्रम में लव कुश के साथ पढ़ने वाली आत्रेयी नामक स्त्री का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि सह शिक्षा भारत में प्राचीन काल से रही है। पुराणों में भी कहा गया है कि कहोद और सुजाता, रहु और प्रमद्वरा की कथाएं वर्णित हैं। इससे ज्ञात होता है कि कन्याएं बालकों के साथ पढ़ती थीं और उनका विवाह युवती हो जाने पर ही होता था। आगे चलकर लड़के और लड़कियों के गुरुकुल अलग अलग हो गए थे। जिस प्रकार लड़कों को शिक्षा दी जाती थी, उसी प्रकार लड़कियों को भी शिक्षा दी जाती थी। शास्त्र, अस्त्र की शिक्षा तथा वेदों का ज्ञान दिया जाता था। गुरु के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर हैं। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। गुरुकुल परंपरा की व्यवस्था हमें बताती है कि देश में शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ थी, जिसमें अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। शिक्षा पूर्ण हो जाने पर गुरु शिष्य की परीक्षा लेते थे। शिष्य अपने सामर्थ्य अनुसार दीक्षा देते, किंतु गरीब विद्यार्थी उससे मुक्त कर दिए जाते थे और समावर्तन संस्कार संपन्न कर उसे अपने परिवार को भेज दिया जाता था। प्राचीन भारत में गुरुकुल के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस पद्धति को गुरु शिष्य परंपरा भी कहते हैं। इसका उद्देश्य था विवेकाधिकार और आत्मसंयम, चरित्र में सुधार, मित्रता या सामाजिक जागरूकता, मौलिक व्यक्तित्व और बुद्धित्व विकास, पुण्य का प्रसार, आध्यात्मिक विकास, ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण। गुरुकुल में किस प्रकार छात्रों को विभाजित किया जाता था, वह इस तरह है। छात्रों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। पहले वसु, 24 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले। दूसरे रुद्र, 36 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले। तीसरे आदित्य, 48 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले। गुरुकुल प्रणाली के मुख्य गुण इस प्रकार थे। गुरुओं को विशाल जानकारी थी। उन्हें पता था कि किस प्रकार से चीज़ों को कैसे निर्देशित किया जाए, यानी कैसे शिक्षा दी जाए। इस परंपरा को जितना समय चाहिए होता था, उतनी ही समय लगता था और इसके कारण छात्र एक सूक्ष्म रूप से बाहर निकलते थे। छात्र एक विशेष शैली हासिल करके और दक्षता के उच्च स्तर पर प्रयुक्त होते थे। छात्र गुरु का सम्मान करते थे और उन्हें अनुशासन पालन करना सिखाया जाता था। अधिकांश शिक्षण व्यवहारिक था और शिक्षा की इस शैली के कई फायदे थे। छात्र को इस प्रकार का वातावरण दिया जाता था कि व्यक्ति अपने पसंद के काम के साथ एक सफल व्यक्ति बन जाए। परंतु गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में छात्र को बहुत अधिक अनावरण नहीं मिल पाता है, क्योंकि वह एक ही गुरु के प्रशिक्षण में रहता है। पाठ्यक्रम के लिए नामित कोई दिन और उम्र नहीं होती थी। गुरुकुल में आश्रय जीवन के साथ बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती थी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली समय के साथ विकसित हुई है और पश्चिमी प्रणाली में से प्रभावित है। यह प्रौद्योगिकी में बदलाव और प्रगति से प्रभावित हुई है। इस शिक्षा प्रणाली में ई बुक, वीडियो व्याख्यान, वीडियो चैट, 3D इमेजनरी आदि तकनीकी शामिल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली तकनीकी विकास को शामिल करने के लिए विकसित हुई है। इस तकनीकी के माध्यम से छात्रों को घर बैठकर और बेहतर तरीके से ज्ञान को समझाने में मदद मिलती है, जिससे स्मृति में बढ़ोतरी होती है। उन्नत अनुसंधान और विकास के अनुसार शिक्षण विधियों को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है।
इस शिक्षा प्रणाली की एकमात्र कमी यही है कि इसमें व्यवहारिक भाग के बजाय सैद्धांतिक भाग पर जोर दिया जाता है। गुरुकुल में दिनचर्या का अनुशासन कठोर होता है। प्रातः 5 बजे प्रार्थना, तदुपरांत गंगा स्नान, सूर्योदय के समय संध्या वंदन, गायत्री मंत्र का जप और तत्पश्चात सूर्य नमस्कार अथवा योगासन करना। इसके उपरांत सवेरे 11:30 बजे तक पाठ होता है। पाठ होने के उपरांत भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता है। भिक्षा मांगना ब्रह्मचर्य व्रत का एक अंग है, अतः यह अपरिहार्य होता है। भिक्षा के उपरांत विद्यार्थी को लगभग 1 घंटा विश्राम के लिए समय दिया जाता था और तत्पश्चात सूर्यास्त तक पाठ चलते थे। सूर्यास्त के कुछ 10-15 मिनट पूर्व अध्ययन रोक दिया जाता था। संध्या के समय सायं संध्या, तत्पश्चात स्तोत्र पाठ और अल्पाहार होते थे। नया पाठ पूर्ण पाठ से संबंधित होता है, इसलिए पूर्वालोकन किया जाता था। पाठ सिखाना प्रारंभ करने के 10 मिनट पूर्व आचार्य परीक्षा लेते थे कि कल पढ़ाए हुए पाठ में से कितना आकलन हुआ है। तत्पश्चात ही नया पाठ आरंभ होता था। इस शिक्षा पद्धति में प्रतिदिन आचार्य विद्यार्थियों की विद्यार्जन की जांच करते थे, अर्थात उनकी प्रतिदिन ही परीक्षा होती थी। इसलिए परीक्षा की तिथि तथा उसकी तैयारी का प्रश्न ही नहीं उठता था। नित्य ही परीक्षा होती रहती थी। गुरुकुल शिक्षा पद्धति कदापि सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं थी और वर्तमान में भी नहीं है। लोग स्वयं वहां दान देकर स्वयं को कृतकृत्य मानते थे। प्रशासन ने भी कभी शिक्षा व्यवस्थाओं अथवा संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं किया। हमारी प्राचीन राजनीति और प्रशासन प्रणाली भी यही नीति थी। शिक्षा पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। यदि आपका पुत्र असामान्य है, बुद्धिमान है, उसकी इतनी क्षमता है कि वह 10वीं तक का पाठ्यक्रम 3 वर्ष के में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर पूर्ण कर सकेगा, परंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यह करना संभव नहीं। उसे अन्य विद्यार्थियों के साथ 10वीं तक का पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होता है। इससे उसके जीवन के 6 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। यद्यपि वह प्रत्येक परीक्षा में प्रथम क्रमांक से उत्तीर्ण होगा, परंतु उसके जीवन की महत्वपूर्ण 6 वर्ष व्यर्थ जाते हैं। हमारे गुरुकुल पद्धति में ऐसा नहीं होता। वहाँ गुरुजी के पास विद्यार्थी संहिता सीखते हैं। किसी अल्पमति विद्यार्थी को सरल पुरुष सूक्त कंठस्थ करने के लिए 1 मास लगता है तथा दूसरा विद्वान विद्यार्थी 8 दिनों में वह सूक्त कंठस्थ कर लेता है, तो गुरुजी उसे अगला सौर सूक्त सिखाते हैं। तत्पश्चात तीसरा चौथा सिखाते हैं। उसकी प्रगति नहीं रुकती। कुछ विद्यार्थी 3 वर्ष में संगीता कंठस्थ करते हैं, तत्पश्चात आगे पद क्रम जटाधन आदि सीखते हैं। अल्पमति विद्यार्थी को यह सीखने के लिए कदाचित 5 से 6 वर्ष भी लग सकते हैं। इस पद्धति के कारण किसी की हानि नहीं होती। इस प्रकार कह सकते हैं कि गुरुकुल परंपरा प्राचीन समय में बहुत ही उत्तम परंपरा थी, जिसमें न ही जाति धर्म का वैमनस्य था। सभी एक साथ बैठकर, राजा का पुत्र हो या फिर रंक का पुत्र हो या फिर वैश्य शूद्र हो या ब्राह्मण क्षत्रिय हो, सभी एक साथ बैठकर शिक्षा लेते थे और शिक्षा पद्धति सबके लिए बराबर थी। सर्वांगीण विकास होता था, विकास व्यवहारिक होता था। इस प्रकार गुरुकुल हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य था और हमारे सनातन की बहुत अच्छी धरोहर थी, जिसे कि आज के वर्तमान समय में नष्ट कर दिया गया है। ये नष्ट करने में अंग्रेजों का मुख्य योगदान था। अगले वीडियो में मैं यह चर्चा करूंगी कि हमारे गुरुकुल परंपरा को क्यों नष्ट किया गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन,
जय भारत।